Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेरा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका पुनः आभार एवं स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपके समक्ष आज भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉपिक लेकर के समक्ष हूँ। जो अपन ने कल है वो भारत का भूगोल पढ़ा था, उसमें भारत के भूगोल की भौतिक संरचना पढ़ी थी। भारत के भूगोल की भौतिक संरचना पढ़ी थी। अब भौतिक संरचना में अपन ने कल है वो एक उपभाग लिया था, जिसमें प्रादेशिक माफ कीजिएगा, जिसमें अपन ने कल है वो हिमालय का यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लिया था। यानी कि अपन भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे थे। उसके समक्ष अपन ने है वो कल भारत के भौतिक संरचना के अंतर्गत भारत का जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उनके बारे में अपन ने वर्णन किया था। आज है वो आपके समक्ष उसी में से, जैसे अपन ने कल है वो हिमालय को मुख्य रूप से क्षेत्रों के आधार पर बांटा था, तो आज अपन है वो उसी क्षेत्र को प्रादेशिक विभागों में वर्गीकरण करेंगे। अगर अपन भारत के हिमालय का जो है, भारत का जो हिमालय है, उस हिमालय को अगर अपन प्रादेशिक वर्गीकरण के रूप में देखेंगे तो किस प्रकार से देखेंगे या उसे किस प्रकार से अपन वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जिस भी साथी ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो साथी उस पहली क्लास को जरूर देखें, जो कम से कम 43 से 44 मिनट के आसपास का जो क्लास है, उस क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास को आप समझ पाओगे, वरना ये क्लास आपके लिए अधूरी रहेगी। यानी कि जो प्लेलिस्ट दी हुई है, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और इसी प्रथम क्लास का भी आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि मैंने भारत का भूगोल ही शुरुआत की है आपकी। अगर आप लेट आए हैं तो आप अभी लेट नहीं हुए, ये केवल और केवल दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एकमात्र क्लास ली है। तो देखिएगा, छोटा सा एक टॉपिक कल अपन बच चुके थे, तो उसमें देखिएगा सबसे पहले अपन इसका प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। किसका? तो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। अब देखिएगा, हिमालय को कल अपन ने जो बांटा था वो बांटा था पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर। जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, श्रेणियां जो थी, अपन ने कल है वो किस आधार पे बांटा था? तो अपन ने कल है वो हिमालय को श्रेणियों के आधार पर बांटा था, यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर बांटा था, जिसमें अपन ने है वो एक गांठ के रूप में पामीर की गांठ ली थी, दूसरा है वो कश्मीर की घाटी ली थी, और उधर से काठमांडू की घाटी ली थी। इनके मध्य जितने भी हिमालय थे, व्रत हिमालय, लद्दाख श्रेणी, व्रत हिमालय की श्रेणी और कैलाश श्रेणी आदि श्रेणियों को अपन ने कुमायूं वगैरह आज है वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आज की इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो उसमें पहला ही टॉपिक जो अपना आता है वो आता है प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहला है वो अपना है पंजाब हिमालय। अब देखिएगा, पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय के बारे में किस प्रकार से अपन पंजाब हिमालय को वर्गीकृत करते हैं, पंजाब हिमालय ही क्यों कहा इसको? तो देखिएगा, सिंधु नदी तथा सतलज नदी है, इन दोनों के मध्य का जो भाग है उसे अपन इसके दोनों के मध्य, यानी कि अपनी पहली जो नदी रहेगी वो थी सिंधु नदी। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का भाग, सतलज नदी घाटी के मध्य का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि जो सिंधु नदी है तथा सतलज नदी है, इन दोनों नदियों की जो घाटियों का दोनों के मध्य जो पर्वतीय भाग है उसे अपन क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। और इसका वर्गीकृत जो करते हैं, इसका जो क्षेत्र है, जिससे अपन बात करें क्षेत्र की, तो इसका जो क्षेत्र है वो पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक है। पंजाब से लेकर पंजाब टू जम्मू कश्मीर तक है। कहां तक है? जम्मू कश्मीर तक है। यानी कि जो सिंधु नदी है वो लमसम पंजाब से होते हुए निकलती है, और सतलज नदी है वो ऊपर के जो अपना इस प्रकार का कश्मीर है, यहाँ से सीधे पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और देखिएगा, कश्मीर के अलावा भी इसमें है पंजाब टू कश्मीर, और इसके अलावा काफी प्रदेश है वो किसका आता है? हिमाचल का भी प्रदेश इसमें आएगा। यानी कि हिमाचल प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें, पर्वतीय भाग इसमें सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो एक फैक्ट ये भी आता है, जो लद्दाख है, लद्दाख वो इसके अंतर्गत आता है। यानी कि लद्दाख जो श्रेणी है,
लद्दाख है, और इसके अलावा पीर पंजाल भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को अपन को मौखिक रूप से याद रखना होगा, जिससे अपन आसानी से बता सके। लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर की पर्वत श्रेणियां हैं, एवं जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, इनकी कुछ भागों से विस्तृत है ये अपना पंजाब हिमालय, यानी कि इसका नाम जो अपन ने दिया है वो पंजाब हिमालय दिया है। तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत जास्कर, पीर पंजाल तथा लद्दाख की कुछ पर्वत श्रेणियों का इसमें भाग मिलता है। और इसके अलावा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण फैक्ट देखें तो महत्वपूर्ण फैक्ट ये आता है साथियों कि रोहतांग जो है, रोहतांग, इसके अंदर एक श्रेणी जो रोहतांग नाम से शिखर है वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि रोहतांग शिखर नहीं है, सॉरी, ये है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग क्या है? एक दर्रा है, वो इसी के अंदर आता है। यानी कि एक मार्ग के रूप में दर्रा है, यानी कि पहाड़ को जो बीच में से खोद कर या चीर करके जो रास्ते बनाए गए हैं उसे अपन दर्रा कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ही बने हुए हैं। यानी कि जो रोहतांग दर्रा है वो इसी पंजाब हिमालय का एक महत्वपूर्ण भाग है, और जो जोजिला दर्रा है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। जो जिला यानी कि जोजिला है, जो जिला है, ये दर्रा जो है इसका महत्वपूर्ण भाग है, जोजिला दर्रा। यानी कि दो दर्रे हैं, एक दर्रा तो है रोहतांग और दूसरा दर्रा है जोजिला। इस प्रकार से पंजाब हिमालय, एक बार फिर से पुनः रिपीट में देखिएगा, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य का प्रादेशिक भाग, यानी कि जो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे अपन कहते हैं पंजाब हिमालय। और इसके अंदर रोहतांग तथा जोजिला दो महत्वपूर्ण दर्रे भी है। लद्दाख, पीर पंजाल तथा एक जो अपना महत्वपूर्ण है जो है जास्कर पर्वत श्रेणियां, ये तीनों की तीनों श्रेणियां, लद्दाख, पीर पंजाल तथा जास्कर पर्वत श्रेणियां इसी के अंतर्गत आती है। यानी कि इसके कुछ प्रदेश है। इसके अलावा ये पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रदेश है इसमें आते हैं। यानी कि कुछ पर्वतीय भाग है वो इस पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये तो था अपना पहला हिमालय, यानी कि इसको अपन ने नाम दिया था पंजाब हिमालय। और अगला अपना है कुमायूं हिमालय, अगला अपना है कुमायूं हिमालय। ये तो था पहला हिमालय, यानी कि जिसको अपन ने नाम दिया था पंजाब हिमालय, ये अपना पंजाब हिमालय। दूसरा हिमालय देखिएगा जिसको अपन ने नाम देते हैं या जिसे अपन कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। अब देखिएगा कुमायूं हिमालय किस प्रकार से है। अपन किस नदी तक बात कर रहे थे? सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य का भाग कहलाता है पंजाब हिमालय। और लेकिन अगर यहां पर बात करें कुमायूं हिमालय की तो सतलज नदी इसमें साथ आती है, और काली नदी जो है, इन दोनों नदियों के जो मध्य का स्थल है उसे अपन कहते हैं कुमायूं हिमालय। अब देखिएगा सतलज इसमें आ जाती है, मैंने इस नाम को इसलिए नहीं मिटाया है, सतलज इस हिमालय को इसलिए नहीं मिटाया। अब सतलज यहां पर कौन आ गई? सिंधु आ गई, यहां पर सिंधु आ गई। दूसरी नदी कौन सी आ गई? सतलज नदी आ गई। इसके अलावा यहां पर अपन किस नदी को ले रहे हैं? काली नदी। अब इन दोनों के मध्य तो पंजाब हिमालय आ गया, और इन दोनों नदियों के मध्य का जो भाग है, पर्वतीय प्रदेश जो है, उसे अपन कहते हैं कुमायूं हिमालय। अब देखिएगा पंजाब जो हिमालय है इससे औसतन ये हिमालय ऊंचाई पर है, यानी कि सर्वाधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। इसकी तुलना में ये हिमालय क्या है? ऊंचा है। यानी कि इसकी जो श्रेणियां है वो यहां तक होगी, तो इसकी जो श्रेणियां है वो लमसम इस प्रकार से हो सकती है। यानी कि ये जो इसमें दो प्रमुख महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिएगा इसकी दो नदियों की बात करें, इसके अलावा सतलज और काली नदी के अलावा इसकी बात करें तो इसके अंदर भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। भागीरथी जो नदी बहती है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और इसके दो प्रमुख नदियां हैं भागीरथी व यमुना नदियां, जो कहां से निकलती है? कुमायूं हिमालय से इसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ इनकी दो प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी? इसमें अगर बात करें तो दूसरे मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो इसका एक केदारनाथ है, और दूसरा इसका जो है वो है बद्रीनाथ। यानी कि दोनों की दोनों नाथ जो श्रेणियां हैं वो किसकी श्रेणियां हैं? चोटियां हैं। ये इसकी दोनों की, ये तो इसकी क्या है? नदियों का उद्गम है, नदियों का उद्गम है। और इसके अलावा केदारनाथ तथा बद्रीनाथ ये इसकी क्या है? दो प्रमुख चोटियां हैं। क्या है? चोटियां हैं। यानी कि ये कुमायूं हिमालय में अवस्थित है, यानी कि इसके अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा नंदा देवी जो कुमायूं है, जो इसका भाग है, यानी कि नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय का प्रमुख इसका क्या है? शिखर है। नंदा देवी जो कुमायूं हिमालय का एक प्रमुख शिखर है। ये एक छोटी सी फैक्ट के रूप में एक लाइन का प्रश्न बन सकता है कि
नंदा देवी है वो किस हिमालय की प्रमुख चोटी के रूप में, शिखर के रूप में आता है, तो शिखर है, नंदा देवी इसका एक प्रमुख शिखर है। और नंदा देवी जो है मुख्यतः रूप से जो कुमायूं हिमालय है वो मुख्य रूप से कहां पर है, एक उत्तराखंड राज्य के अंदर अवस्थित है, यानी कि उत्तराखंड जो अपना राज्य है, भारत का एक उत्तरोत्तर राज्य है, उसके अंदर अवस्थित है। इसके अलावा तीसरा जो अपना बसता है वो रहता है नेपाल हिमालय, जिसका अपन तीसरे श्रेणी के रूप में प्रादेशिक वर्गीकरण को अपन ने 4 भागों में बांटा है। जो तीसरा अपना फैक्ट रहता है उसका नाम है नेपाल हिमालय, जिसका नाम क्या है, नेपाल हिमालय। अब देखिएगा नेपाल हिमालय ये भी दोनों नदियों के लमसम का प्रदेश रहेगा, और नदियां इसमें न होकर के एक देश का नाम आते ही आपको सभी को रूबरू हो चुके होंगे कि ये जो हिमालय है वो कहाँ का प्रादेशिक होगा, यानी कि जो पर्वत प्रदेश है, हिमालय का सबसे लंबा जो पर्वत प्रदेश है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय। नेपाल से आप समझ ही गए होंगे। लेकिन नदियों की बात करें तो अपन ने काली नदी तो यहाँ तक ले ली थी, काली नदी को अपन ने यहाँ तक लिया था, तो अगली जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी के और काली नदी के मध्य का भाग कहलाता है नेपाल हिमालय। और ये हिमालय तो क्या है, लंबा है। ये हिमालय तो क्या है, लंबा है। ये हिमालय क्या है, ऊंचा है। ये हिमालय क्या है, छोटा है। यानी कि ये इसकी 4 विशेषताएं हो सकती है। आपको पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय के फैक्ट बताइए, या फिर कुमायूं हिमालय के फैक्ट बताइए, या फिर चारों में से एक एक की विशेषता दे दी जा सकती है, और उनमें से कहा जा सकता है कि कौन सा पंजाब हिमालय की विशेषता नहीं है। आपको पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय लंबा है, पंजाब हिमालय में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो पंजाब हिमालय लंबा है, पंजाब हिमालय सबसे ऊंची है। तो और इसके अलावा भी एक कोई और फैक्ट दे सकते हैं, जैसे मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियां पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। तो आपका फैक्ट कौन सा सही हो जाएगा, डी फैक्ट सही होगा, जिसमें पंजाब हिमालय क्या है, शॉर्ट रूप में यानी कि छोटे रूप में पाया जाता है। अब देखिएगा, बात चल रही थी काली तथा तिस्ता नदी के मध्य हिमालय जो है, जो पर्वतीय प्रदेश है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय विस्तृत रूप से लंबा हिमालय, यानी कि ये लंबा है, ये ऊंचा है और ये छोटा है। इसके अलावा ये जो लगभग है, इसके फैक्ट में अगर बात करें तो ये लंबा हिमालय है, तो लंबाई पूछी जा सकती है। 800 किलोमीटर इसकी औसतन लंबाई, लगभग इसकी 800 किलोमीटर तक की विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और जो विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट, वो इसी के अंदर है। कंचनजंगा भी इसी के अंदर है, धौलागिरी भी इसी के अंदर है। और इसके अलावा मकालू, धौलागिरी, मकालू, यानी कि अपन लिख सकते हैं माउंट एवरेस्ट भी इसी के अंदर है। धौलागिरी भी इसी के अंदर है, मकालू भी इसी के अंदर है। और ये इस प्रकार से जो अपना नेपाल हिमालय है वो इस प्रकार से विस्तृत है कि इसके अंदर कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट सहित धौलागिरी भी इसी के अंदर है। अपन ने लिखा नहीं है कंचनजंगा, यानी कि जो कंचनजंगा भी है वो इसी के अंतर्गत आती है। और देखिएगा, ये जो पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में इस प्रकार से ये नेपाल हिमालय भी विस्तृत है। अगली अपन बात करते हैं तो वो रहता है अपना असम हिमालय। कौन सा रहता है, असम हिमालय। मैं इसको एक बार भागीरथी, यमुना और केदारनाथ को साफ करना चाहूंगा। देखिएगा, अगला जो चौथा हिमालय रहता है वो रहता है अपना असम हिमालय। अब आप नाम से जान गए होंगे कि इसका विस्तार है वो सर्वाधिक कहाँ होगा, असम में होगा, इसीलिए असम हिमालय अपने एक रहता है कि जिसका भी विस्तार अधिक होता है, जिस क्षेत्र का विस्तार अधिक होता है, उसका अपना नाम है वो सर्वोच्च रूप से लेते हैं। देखिएगा, अब असम हिमालय जो है, अपन किस नदी की ओर बढ़ चुके थे, तिस्ता नदी की ओर। लेकिन तिस्ता और दियांग के जो मध्य नदियां हैं, इन दोनों नदियां, दियांग, तिस्ता और दियांग नदी के मध्य जो है वो यहाँ का दियांग भी कह सकते हैं, इसे दियांग भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दियांग या दियांग। कई जगह दियांग भी लिखा हुआ मिलता है आपको, दोनों में से कोई भी शब्द हो सकते हैं, नदी एक ही एक है, ठीक है ना। तो दियांग, यहाँ इसे जो असम के अंतर्गत बाहर निकलते ही इस नदी का कई जगह आपको नाम मिलेगा, वो मिलेगा ब्रह्मपुत्र। क्या मिलेगा, ब्रह्मपुत्र। ये छोटी सी जानकारी जरूर रूप से आप कंठस्थ कर ले कि तिस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो कम से कम तिस्ता तथा जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है उसे अपन कहते हैं हिमालय नदी। हिमालय असम हिमालय कहलाता है और ये 720 किलोमीटर की विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि लंबाई में फैला हुआ है। इसके अलावा ये हिमालय, इस हिमालय में नागा पहाड़ी भी इसी के अंदर है, जो आप सभी जानते हैं। मणिपुर भी इसी के अंदर है। किसके अंदर है, मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसी के अंदर है। और
इसके अलावा इसमें मीजो और खासी भी इसी के अंदर है। मीजो और खासी, जो आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मणिपुर इम्फाल के अंदर, तो वो आप इससे रूबरू रहे होंगे। इससे भी ये पहाड़ियां अवस्थित है और इस पहाड़ियों का जो आकार है वो इस प्रकार से त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुजाकार होने के कारण इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसी पहाड़ियों के अंतर्गत अपन बात करें तो इस प्रमुख नदियां जो रहती है वो रहती है दिहांग और दिबांग, ठीक है ना। दिबांग और लोहित और ब्रह्मपुत्र, एक नदी बच गई है, एक तो हो गई अपनी दियांग और एक ब्रह्मपुत्र हो गई। इसके अलावा दो इसकी नदियां बच जाती है, एक तो रहती है लोहित और एक रहती है जो अपनी दियांग नदी, दिबांग नदी, ठीक है ना। दिहांग तो इसी के अंतर्गत आज आ ही गई है, लेकिन जो दिबांग नदी है और लोहित नदी है ये दोनों नदियां इसी के अंतर्गत आती है। और इसी प्रकार से अपना जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है वो समाप्त होता है। इसके बाद में अपना आता है प्रादेशिक वर्गीकरण के अलावा ये जो अपना था उत्तर का प्रदेश था। इसके अलावा अगला जो रहेगा वो नदियों का प्रमुख मैदान रहेगा। तो देखिएगा अगला जो अपना वर्गीकरण रहेगा, यानी कि जो अगला जो विस्तार अपना रहेगा, अपन ने हिमालय को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर आपको पूछा जाएगा तो आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे या उसे पार करके ही आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आई होप कि आपको वो पूरा का पूरा हिमालय समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगर अपन बात करें हिमालय के बाद में अगर किसी की बात करते हैं तो वो आता है अपने 3 नदियों का एक महत्वपूर्ण मैदान जो रहता है, उसे अपन ने नाम दिया था, कल अपन ने पढ़ा भी था। अब देखिएगा कल अपन ने लिया था, एक लिया था सतलज गंगा, सतलज गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यानी कि इसका जो मैदान है इसे अपन कहते हैं, देखिएगा इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा इसे उपनाम के रूप में एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, जिसे अपन कहते हैं उत्तरी जो मैदान है, यानी कि उत्तरी जो नदियों का मैदान है, या उस उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो देखिएगा साथियों किस प्रकार से अपन है वो इस फैक्ट को अपन आगे बढ़ाएंगे। उस फैक्ट को अपन ने शायद मेरे अनुसार क नाम दिया था, तो इसका जो नाम रहेगा वो मुख्य पॉइंट रहेगा, वो रहेगा ख। देखिएगा आप लिखित रूप से अगर नोट्स बनाते हैं तो इस प्रकार से गोला न बनाए। गोला बनाने के बाद में हिंदी है वो इसे क्या मानती है, गलत मानती है, इसीलिए इसे आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप इसे अलग चिन्ह दे सकते हैं। गोला किसी भी चीज का बनाना है, अर्थात वो चीज क्या है, गलत है, उसे आपने शुद्ध रूप से कहीं और लिखा होगा। ऐसा वीक्षक या जो चेक करने वाले होते हैं, जो पेपर चेक करते हैं, वो समझ सकते हैं। अब देखिएगा सतलज ब्रह्मपुत्र और उत्तरी मैदान जिसे अपन कहते हैं सतलज का या ब्रह्मा का या अपन गंगा के मैदान को अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे, तो इसका जो विस्तार रहता है वो राजस्थान सहित पंजाब व हरियाणा से लेकर राजस्थान में ये रहेगा। इसका जो अपन विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार रहेगा, मैं शॉर्ट के रूप में लिखता जा रहा हूं। एक तो रहेगा राजस्थान, मैं एक श्रेणी के रूप में लिखता रहूं तो पूरा शायद बोर्ड भर जाएगा, इसे अपन बोलते बोलते मैं इसके संक्षिप्त में आपको बात करता हूं। चलो एक बार लिख ही देता हूं। इसमें राजस्थान का कुछ प्रदेश आएगा, राजस्थान का कुछ प्रदेश आएगा, राजस्थान का प्रदेश तथा हिमालय जो अपना हिमाचल प्रदेश है, या अपन जिसे हिमाचल प्रदेश से तो ये नदियां निकल के आती है, तो ये सीधे कहाँ आ जाती है, पंजाब व हरियाणा के अंदर, यानी कि पंजाब व हरियाणा का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। राजस्थान में पंजाब और राजस्थान के अलावा पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र भी आएगा, और उत्तरी मैदान के अलावा इसमें असम राज्य का भी कुछ भाग, असम राज्य तक ये भाग सम्मिलित है। यानी कि राजस्थान का उत्तरी राजस्थान जो रहेगा, पूरा राजस्थान नहीं है, इसमें ध्यान रखना, पूरा राजस्थान इसके अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत कौन आता है, उत्तरी राजस्थान का प्रदेश तथा पंजाब व हरियाणा से लेकर जो उत्तरी जो असम है, वो भारत का जो असम राज्य है उस तक ये विस्तार मिलेगा अपने को। कहां तक मिलेगा, असम राज्य तक मिलेगा। असम राज्य
के भाग तक, असम राज्य के भाग तक इसका जो सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इस नदियों के मैदानों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब देखिएगा, इसके अलावा इसका कुछ विस्तार पाकिस्तान में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान के अंदर भी मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ की नदियां नहीं है, ये इन तीनों की एक भी नदी नहीं है। लेकिन वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी का मैदान है। कौन सा मैदान है? सिंधु का मैदान है, ठीक है ना। तो सिंधु मैदान छोड़ करके इसके अलावा इस नदी का जो भाग है वो इन नदियों के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी का जो मैदान है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। और बांग्लादेश में जो मैदान है वो किसका रहता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का। इसके अलावा बांग्लादेश में कौन कौन सी नदियों का है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का। किसका है? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो इसके अंतर्गत आता है, जो बांग्लादेश में। अब देखिए, भारत में तो बात कर रहे हैं, उत्तरी राजस्थान तथा पंजाब सहित हरियाणा का कुछ भाग सिंधु का मैदान पाक अधिकृत में आता है, यानी कि ये कहां पर रहेगा? अपना पाक में रह जाएगा। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। अब देखिएगा, ये मैदान सतलज और गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां भी इसमें सम्मिलित है, ध्यान रखना, उनकी सहायक नदियां भी इसमें सम्मिलित है। उनके द्वारा जो मिट्टी जमा की गई है उसके मिट्टी ला करके इन नदियों को बनाया गया है, यानी कि उस मिट्टी को एक अलग से नाम दिया जाता है जिसका नाम है कांप मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कांप मिट्टी। देखिएगा, कांप मिट्टी के द्वारा ये मैदान बनाया गया है इस नदियों के द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा। अब देखिएगा, कांप मिट्टी से तात्पर्य होता है, कांप मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए ये मैदान सारे के सारे क्या है? उपजाऊ है। आप सभी जानते होंगे कि पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में भी गेहूं है, चावल है, कई ऐसे अलग अलग जो है धान के रूप में ये एक अनाजों के रूप में उपजाऊ माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए, बहुत ही उपजाऊ है। और अरावली श्रेणी जो है, अरावली जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है, उत्तरी राजस्थान को ही हमने क्यों लिया? दक्षिणी राजस्थान क्यों नहीं लिया? पश्चिमी राजस्थान क्यों नहीं लिया? पूर्वी राजस्थान क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो अपना राजस्थान इस प्रकार से है। अब इस राजस्थान के अंतर्गत यहाँ से जो अपनी अरावली पर्वतमाला निकलती है वो इस प्रकार से हो जाती है, जालौर से होते हुए ये गुजरात को प्रवेश कर जाती है। अब देखिए, ये जो जल विभाजक रेखा कहलाती है, इससे उत्तर वाला जो भी भाग है उसके अंतर्गत ये जो इसका मैदान थोड़ा बहुत विस्तृत रूप से मिलेगा। बाकी आपको अरावली क्षेत्र की जो भी श्रेणियां हैं उसके अंतर्गत इससे इस तरफ है वो आपको सिंधु और सतलज का मैदान नहीं मिलेगा। इसमें हमारी बनास और संबल ही काफी है। इसके अलावा साबरमती भी निकलती है, जो उदयपुर की नाग पहाड़ियों से निकल करके उदयपुर की नाग पहाड़ियों से नागंदा की पहाड़ियों से निकल करके अहमदाबाद में जाती है, जो अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध नदी मानी जाती है, गुजरात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। अब देखिएगा, गंगा नदी इस समूहों के बीच में से निकल करके जल विभाजक रेखा जो अपना काम करेगी वो कौन सी करेगी? अरावली करेगी, यानी कि अरावली पर्वतमाला करती है। इसके अलावा इस मैदान को पश्चिमी भाग के अंदर नहीं आने देते हैं और पूर्वी भाग में, यानी कि इस मैदान को यहाँ पर जो भी भाग रहेगा, इस वाला भाग जो रहेगा उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? पश्चिमी भाग में रह जाता है उसे अपन ने पश्चिमी मैदान कहेंगे, और जो पूर्वी भाग में रह जाता है उसे अपन पूर्वी मैदान कहेंगे। देखिएगा किस प्रकार से अपन पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान कहेंगे। तो देखिए किस प्रकार से अपन कहते हैं इसको। मैंने ये भी साफ कर दिया, साथ ही साथ में इसे साफ नहीं करना है, ये अपना मेन टाइटल रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र। अब देखिएगा, सर्वप्रथम मैं आपको उन सभी मैदानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाता हूं। अब देखिएगा, उत्तर का विस्तार मैदान है, यानी कि इसमें से अपन कुछ भागों को डिवाइड करते हैं। किस प्रकार से? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो अपन ने अभी नाम दिया था, जिसका नाम दिया था अपन ने पश्चिमी मैदान, और दूसरा जो अपना रहता है उसे अपन ने नाम दिया अभी कि पूर्वी मैदान। अब इनमें से पहचान किस प्रकार से करोगे? मैंने आपको जिस प्रकार से समझाया कि अरावली पर्वतमाला जल विभाजक रेखा से बाकी वाले उत्तर के मैदान जो उत्तर में रहते हैं, पूर्व में रहते हैं उसे पूर्वी मैदान, और पश्चिम में रहते हैं उसे पूर्वी मैदान। लेकिन अपन इसे अलग अलग डिवाइड कैसे करेंगे? तो देखिएगा, यहाँ पर पश्चिम के अंतर्गत जो आएगा वो पहला मैदान रहता है, वो रहता है सिंधु का मैदान। सिंधु का
मैदान। और इसके अलावा इसके अंतर्गत दूसरा मैदान जो रहेगा, यानी कि इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा मैदान रहता है उसको अपन क्या कहेंगे, सिंधु का मैदान हो गया। इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है पंजाब व हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, पश्चिम के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर तीसरा जो मैदान अपन ने नाम दिया था, जिसका नाम दिया था राजस्थान, उत्तरी राजस्थान का मैदान, पूरा राजस्थान का मैदान नहीं है, उत्तरी राजस्थान का उत्तरी राजस्थान का मैदान इस प्रकार से है। लेकिन अगर अपन बात करें पूर्वी मैदानों की, तो यहां पर केवल और केवल दो ही मैदान है, और दोनों के नाम क्या क्या है, तो देखिएगा सबसे पहला जो मैदान रहता है वो रहता है अपना गंगा का मैदान। यानी कि अपन इसमें दो ही मैदानों को लेते हैं, एक तो गंगा का मैदान, और दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो होगा अपना ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो किसके अंतर्गत आएगा। अब आशा करता हूं कि आपको इससे ज्यादा तो सरल समझाने में कोई आसान, मेरे पास में कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिएगा, पश्चिम के मैदान में सिंधु का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान और उत्तरी राजस्थान का मैदान, और पूर्वी के मैदान में अपन ने किसको लिया, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि इनके मध्य है वो कौन सा बह हुआ है, इनके मध्य एक पर्वन श्रृंखला निकल चुकी है, समझिएगा, ठीक है ना। इनके मध्य है वो पर्वन श्रृंखला के रूप में अपन इधर का मैदान इधर पढ़ेंगे और इधर का मैदान, ये हकीकत में नहीं है, रियलिटी नहीं है, काल्पनिक भी नहीं है, मैं मेरी तौर से काल्पनिक मान रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे अलग अलग पढ़ेंगे, हालांकि सभी को अलग अलग पढ़ाऊंगा। शुरुआत में पश्चिमी मैदान से करूंगा, तब आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा, और पश्चिमी मैदान में भी आपको सिंधु मैदान सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पश्चिमी मैदान के अंतर्गत अपन सर्वप्रथम किसको पढ़ते हैं, सिंधु के मैदान को, सिंधु के मैदान को। अब देखिएगा, सिंधु के मैदान की मुख्य रूप से क्या विशेषता है, तो ये भारत का सतलज बेसिन में ही आता है। यानी कि ये जो है ये भारत में किसके अंतर्गत आता है, सतलज बेसिन में, ठीक है ना। यह भारत में इसका विस्तार सतलज बेसिन है। यानी कि भारत में, तो मैंने आपको पहले से भी बताया था कि सिंधु का मैदान पाकिस्तान में सिंधु का मैदान कहलाता है, लेकिन जो भारत के अंदर है वो सतलज बेसिन का है, इसीलिए इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। इसीलिए इसे कौन सा मैदान कहते हैं, इन्हीं कारण से अपन इसका नाम क्या दे सकते हैं, सतलज का मैदान कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो किस नदी की बेसिन से, इस सतलज नदी की बेसिन से होने के कारण इसे सतलज का मैदान भी कहा जा सकता है। अब देखिएगा, सिंधु नदी के जो पश्चिम का मैदान है, सिंधु नदी के जो पश्चिम का मैदान है, अभी ये जो है इसके पश्चिम का जो मैदान रहेगा वो बांगर से बना है, किससे बना है, बांगर से बना है। इसीलिए इसे अपन ये जो पूर्वी, ये बहुत ही पूर्व की लंबाई में डेल्टाई में स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा जो पूर्व में स्थित है उसे डेल्टा ही है, ठीक है ना, पूर्व का मैदान है वो डेल्टा ही है, और जो पश्चिम का मैदान है उसे अपन क्या कहते हैं, बागर से बना हुआ है, ठीक है ना। इसमें एक विशेषता ये हो गई। इसके अलावा अगला देखिएगा इस प्रकार से है, हाँ अगला देखिएगा इसी प्रकार से अपन ने वो अगला जो अपन ने बांटा था, जो पश्चिमी जो प्रदेश था, यानी कि पश्चिम का जो मैदान था, अपन कौन से मैदान को पढ़ रहे हैं, पश्चिम के मैदान को पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं पश्चिम के मैदान को। कल की तरह ये भी एक मार्कर और एक्सपायर हो चुका है, अपन इसको भी नया ले आएंगे, पश्चिम का मैदान। अब पश्चिम के मैदान में से एक मैदान तो अपन ने पढ़ लिया, जो कौन सा था, सिंधु का मैदान था। अब दूसरा जो इसके अंतर्गत मैदान आता है वो आता है पंजाब व हरियाणा का मैदान। कौन सा आता है, पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। अब देखिएगा इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में, अब पंजाब के अपन बात करें, पंजाब और हरियाणा के मैदान की बात करें, तो ये है वो ये मैदान पश्चिम में अवस्थित है। यानी कि ये मैदान है वो कहाँ अवस्थित है, पश्चिम में अवस्थित है, जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि इन दोनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से फैला हुआ है। यानी कि ये पश्चिम में स्थित है, ये पश्चिम में फैला हुआ है, इसी प्रकार से इसकी एक और विशेषता ले तो ये पश्चिम में फैला हुआ है। और इसके अलावा इससे सतलज व्यास और
रावी नदियां बहती हैं। इसमें पंजाब में सतलज, रावी। अब देखिएगा, आप कहोगे कि सर रावी नदी तो इसमें है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नदियां हैं वो ये दोनों तीनों जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी नदियां आपके बीच में आएगी, यानी कि जो मुख्य रूप से जो नदियां रहेगी वो इसकी सहायक नदियां भी इसके साथ में आ जाएगी, यानी कि सतलज, रावी तथा व्यास, व्यास नदियां बहती है, यानी कि ये नदियां इसके अंतर्गत बहेगी। और इन नदियों के जल के साथ में क्या आती है, मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी कौन सी आती है, ये मैदान किससे निर्मित है, तो वो ये बागर से निर्मित है, बागर से निर्मित है, यानी कि ये जो प्रमुख नदियां हैं वो किससे निर्मित है, बागर से निर्मित है। लेकिन इस नदियों के किनारे जो है वो संकरे पहाड़ों की खादर भूमि भी पाई जाती है। इसमें खादर भूमि भी पाई जाएगी, खादर मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन खादर मिट्टी है वो संकरे पहाड़ों के प्रदेशों में पाई जाती है। छोटे छोटे जो पहाड़ है, संकरे संकरे छोटे छोटे गलियारे हैं, उस गलियारों के जो भी छोटे छोटे भूभाग है उसके अंतर्गत ये भूमि में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, बेट कहलाते हैं। इसके अलावा इस मैदान में 5 दोआब स्थित है। इस मैदान में 5 दोआब स्थित है, इसीलिए अपन ने इस क्षेत्र का नाम एक विशेष रूप से वर्णन मिलेगा जो है अपना पंजाब। पंजाब का मतलब होता है 5 दोआब, ठीक है ना, 5 दोआब। अब 5 दोआब कौन कौन से हैं मैं उसके बारे में विस्तृत से लिखना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो अपन लिखेंगे वो वेस्ट दोआब है, चिनाब दोआब है, इस प्रकार से कुछ अलग अलग है नदियों के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो पंजाब के अंतर्गत इसकी जो वर्गीकरण की बात करें तो 5 दोआब इस मैदान में 5 दोआब है। क्या है, 5 दोआब है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के साथ के संगम है, ठीक है ना, 5 दोआब है। अब वो 5 दोआब कौन कौन से हैं, तो 5 दोआब में पहले की अगर अपन बात करें तो वो है बेस्ट दोआब। क्या है, बेस्ट दोआब। अब देखिएगा अलग अलग नदियां इसमें बहेगी, ये याद रखना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, जो इस प्रकार से अपने लिए रहेगा। अब देखिएगा बेस्ट या बीस्ट जो भी कहे अपन, जो जिस भाषा से पढ़े, इंग्लिश में अलग अलग से, इंग्लिश में कई जगह बीस्ट लिखा हुआ मुझे मिला है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी विद्यार्थी रहेंगे वो इसे बेस्ट या बीस्ट पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा बीस्ट दोआब, ये जो अपना है वो व्यास और सतलज के बीच का है। किस नदियों के मध्य का है, व्यास और सतलज का मैदान है। इसे अपन क्या कहते हैं, व्यास तथा सतलज का मैदान है। कौन सा है, सतलज का मैदान है। अब इसके अलावा ये तो अपन 5 वर्गीकरण अलग अलग करेंगे, ये तो था पहला। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, तो देखिएगा इसमें बारी है। कौन सा आता है, बारी की बारी आती है। तो बारी की बारी कौन से आएगी, दूसरे में बारी की बारी आ जाएगी। अब देखिएगा दूसरे में बारी दोआब, बारी दोआब। अब बारी दोआब में क्या है, देखिएगा बारी दोआब में एक तो यही नदी लेंगे, एक यही नदी लेंगे और एक दूसरी ले लेंगे। एक वही नदी ले लेते हैं, तो कौन सी लेते हैं, व्यास नदी लेते हैं। व्यास व रावी का मैदान, व्यास व रावी का मैदान। मैंने आपको पहले भी कहा था कि धीरे धीरे अपन जैसे ही गति पकड़ेंगे तो उस गति में आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से भूगोल को पढ़ा जाता है, किस प्रकार से भूगोल को कंठस्थ किया जाता है। हमने भी किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी हमारे समक्ष इसी प्रकार के नोट्स बनाते रहेंगे। जिस भी साथी को लिखित रूप में मेरे लिखित नोट्स चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट के माध्यम से आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे। हालांकि आपको व्हाट्सएप नंबर आपके जो नीचे वीडियो के नीचे जो टाइटल जो लाइन चल रही है, बाहर चल रही है, उसके अंतर्गत जो मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उससे आप कांटेक्ट करके मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये लिखित नोट्स भी मिल जाएंगे। हालांकि लिखित नोट्स किसी और के नोट्स आपको समझ में आना बहुत ही टेढ़ा काम है, क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ है। किसी जगह मैंने इंग्लिश लिखी है तो किसी जगह मैंने हिंदी लिखी है। जैसे अभी भी पढ़ाते समय मैं राजस्थान को राजस्थान लिख देता हूँ, तो हर जगह मैंने राजस्थान को राजस्थान नहीं लिखा है। मेरे नोट्स के अंतर्गत राजस्थान को मैंने केवल आरजे का नाम दिया है,
क्यों दिया है? क्योंकि जिस समय इस चीज को अपन रिवीजन, नोट्स का मतलब क्या होता है? इसे शॉर्ट रूप देना। और शॉर्ट रूप में अगर जिस प्रकार से आप लिखोगे वही भाषा अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा आपका रिवीजन बुक से ना होकर के नोट्स से हो जाएगा, अर्थात आप उस नोट्स को फटाफट तरीके से पढ़ सके। यानी कि जो आप नोट्स है वो कम समय के अंतर्गत आप इसे रिवीजन के तौर पर यूज कर सके। अब देखिएगा इसके अगला जो अपना आता है वो आता है रचना दोआब। ये तीसरा आता है रचना दोआब। अब पंजाब की बात कर रहे हैं अपन, पंजाब और हरियाणा में दोनों में ये 5 दोआब है। 5 दोआब को याद किस प्रकार से रखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो अगला आ जाएगा रावी व चिनाब का मैदान, यानी कि इन दोनों का जो बीच का मैदान है, यानी कि इन दोनों के, अब देखिएगा इनका मैदान नहीं है लेकिन इन दोनों के मध्य का जो मैदान है, अलग अलग नदियां हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से नदियां बहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नदी अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार इसको देखते जाइएगा। अब अगला जो रहता है वो सांझ दोआब, ठीक है ना, सांझ दोआब। अब देखिएगा कई साथी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को शुरुआत से देख लेते हैं लेकिन बाद में बोरिंग हो जाते हैं। आप उस चीज को भूल जाइएगा। सफलता के 3 मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा जो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि सफलता किस प्रकार से हासिल की जाती है। तो फिलहाल अपन अपनी क्लास में ही रहते हैं, बीच में कहीं नहीं जाते हैं। तो देखिएगा चिनाब व झेलम का मैदान, ठीक है ना, झेलम का मैदान, ठीक है ना। अब इनका मैदान नहीं है, सभी के बीच का शब्द मैं भूल चुका हूं, इन दोनों की नदियों का बीच का मैदान है, ठीक है ना। और सागर दोआब है, वो झेलम और चिनाब के बीच का मैदान कहलाता है। अगर अपन बात करें तो अगला आता है सागर दोआब। क्या आता है? सागर दोआब। चिनाब 2 बार हो गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर अब अगर अपन बात करें, सभी में 2-2 नदियां रहेगी, ठीक है ना। एक नदी को वापस, जैसे अपन बात करते हैं ना 1 से 10, तो 10 से 20, इसी प्रकार से इसमें भी अपन है वो मुख्य रूप से रखते जाएंगे। लेकिन एक ही ध्यान रखना, इसमें है वो सागर दोआब है, इसमें 3 नदियां रहेगी। कौन सी 3 नदियां रहेगी? झेलम, चिनाब और सिंधु रहेगी। झेलम, चिनाब और सिंधु रहेगी। झेलम, चिनाब व सिंधु का मैदान। अब देखिएगा इसे किस प्रकार से समझेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं आपको अलग अलग 2 छोटे रूप में नदियों का वर्गीकरण करवाता हूं। जैसा मैं आशा करूं आपको ये दिखाई देगा। मैं इसे साफ करना चाहूंगा अब, क्योंकि टाइटल है वो काफी देर तक रह चुका है। आशा करता हूं कि आप जो भी वीडियो बाद में शुरू करते हैं, जैसे रिवाइज कर देते हैं, वो टॉपिक देख करके समझ जाए। अब देखिएगा इस नदियों के अपन अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। अब देखिएगा ये सभी की सभी नदियां निकलती कहां से? इस प्रकार से ये एक ही साथ में से निकली होगी, शायद अपनी ऐसी काल्पनिक समझे तो। अब देखिएगा इस नदी का अपन ने नाम क्या दिया? इस नदी का अपन ने नाम दिया, मान लीजिए व्यास नाम दिया। क्या नाम दिया? व्यास नाम दिया। और इस नदी का अपन ने नाम क्या दिया? सतलज नदी दिया, सतलज। अब देखिएगा इन दोनों के जो मध्य का मैदान है उसे अपन ने नाम दिया बिस्ट का मैदान। यानी कि ये जो मैदान है उसे अपन ने बिस्ट का मैदान दिया। इसके अलावा सतलज हो गई, सॉरी यहाँ पे सतलज नहीं है, सतलज यहाँ पे रहेगी ऊपर, सतलज। और ये है वो कौन सी है? व्यास नदी है। अब देखिएगा व्यास यहाँ पर है और इस नदी का नाम अपन क्या देते हैं? रावी देते हैं। अब रावी और व्यास के जो मध्य का मैदान है उसे अपन ने बारी दोआब के नाम से कहा। अब रावी और चिनाब यहाँ पर दे देते हैं, चिनाब। अब चिनाब, रावी, इनके और इनके मध्य का जो अपन ने जो मैदान है इसे अपन ने रचना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रचना, जो कि तीसरे के अंतर्गत आता है। अब अगला जो प्रदेश जो नदी आती है वो कौन सी आती है? झेलम नदी आती है। अब झेलम और चिनाब के मध्य का जो है उसे अपन ने चाज नाम दिया था। क्या दिया था? चाज, जो कि चौथे में है। अब देखिएगा चिनाब, झेलम और यहाँ पर वापस से अपन कौन सी नदी ले रहे हैं? सिंधु ले रहे हैं। ये सिंधु और ये जो तीनों के मध्य, ये वापस ये नदी एक में मिल जाएगी तो इन दोनों के मध्य का ही तो बचेगा ना। ये जब एक नदी, दोनों नदियां मिलती तो हालांकि किसमें? सिंधु में मिलती है, लेकिन जैसे एक नदी पहले मिल जाएगी तो इन दोनों के मध्य का तो ही बचेगा। अगर अपन बात करें, एक विद्यार्थी यहाँ से घर से रवाना होता है, दूसरा यहाँ से रवाना होता है,
और तीसरा यहाँ से रवाना होता है। स्कूल सभी की कहां पर है? यहाँ पर है। अगर ये विद्यार्थी यहाँ से रवाना होगा तो यहाँ स्कूल जाएगा, लेकिन ये विद्यार्थी यहाँ से रवाना होगा यहाँ पर स्कूल आएगा, लेकिन ये विद्यार्थी यहाँ से रवाना होगा तो शायद इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी तो जा सकता है, यानी कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन आखिर में तो दो ही विद्यार्थी समूह तो दो ही कहलाएंगे ना, या तो ए और या ये बी। ये सी किसी के भी साथ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से ये किसी के साथ मिलने के कारण ये सागर दोआब कहलाया, जिसे अपन चेनाब और झेलम व सिंधु नदी के मध्य का जो मैदान है उसे अपन ने क्या नाम दिया? मैदान है उसे अपन ने नाम दिया सिंधु सागर दोआब। काफी टाइम हो चुका है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बने रहे होंगे हमारे साथ और वीडियो को सभी साथ देख रहे होंगे। अगला जो अपन मैदान पढ़ेंगे, तीसरा जो मैदान है, पश्चिम के मैदानों का अपन विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अगला जो मैदान आता है वो आता है राजस्थान का मैदान। देखिएगा राजस्थान का मैदान, कितने मैदान अपन पढ़ चुके हैं? दो मैदान अब तक आप पढ़ चुके हो, एक तो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं और एक ये अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि अगला जो अपना रहेगा वो राजस्थान का मैदान रहेगा। राजस्थान का मैदान एक साथी ने मुझे कल कमेंट के रूप में बताया था, उसने कल मुझे कॉल भी किया था कि सर हमें नोट्स दे दो, बस क्लास से नहीं, केवल और केवल हमें नोट्स सेंड कर दो। अरे भैया, नोट्स को जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तब तक आप उस नोट्स को, लिखित शॉर्ट नोट को आप समझोगे कैसे? हालांकि मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार के कोई नोट्स सही व्यवस्थित ढंग से नहीं बनाए। कभी रूबरू रहे तो मैं आपको एक दिन काफी साथी मेरे साथ में लाइव आए थे, उस दिन पुस्तकालय दिवस था, तो पुस्तकालय दिवस के अंतर्गत काफी साथी मेरे से लाइव जुड़े थे फेसबुक पर और उनसे मैंने रूबरू किया था कि काफी किताबों का जो भंडार भरा हुआ पड़ा है वो एक बार मैंने रूबरू किया था। तो इन किताबों में से आप खो जाइएगा। आपकी जननी कहे तो किताबें हैं, आपकी क्लोज फ्रेंड कहे तो भी किताबें हैं। किताबों के अलावा कोई इस जीवन का सबसे अच्छा आपको मित्र नहीं मिल सकता, साथी नहीं मिल सकता। और जिसकी साथी किताबें हैं तो वो जीवन में जरूर कुछ न कुछ सफलता हासिल करेगा, और जिसकी साथी नहीं है तो फिर वो किसी काम का विद्यार्थी नाम का लक्षण उसमें नहीं बच सकता। देखिएगा राजस्थान के मैदान की बात करें तो इसका जो मैदान है अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाक की सीमा तक है। देखिएगा इसका विस्तार की बात करें तो अरावली पश्चिमी अरावली से, ठीक है ना। बात किसकी कर रहे हैं अपन? विस्तार की बात कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? विस्तार की बात कर रहे हैं। तो विस्तार में पश्चिमी हिमालय, अरावली से, हिमालय नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि हिमालय बहुत ही अभी पड़ा है, जल्दी पड़ा है, इसीलिए याद रह जाता है। पश्चिमी हिमालय से भारत पाक सीमा तक है, भारत पाक सीमा तक है, भारत पाक सीमा तक है। देखिएगा पश्चिम अरावली तथा भारत पाक की सीमा तक इसका क्या मिलता है? अपने को एक वर्णन मिलेगा, यानी कि विस्तृत क्षेत्र मिलेगा। और इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो वो है, प्रमुख नदी की बात करें तो वो लूणी नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी है। अब कई साथी आउट ऑफ राजस्थान से होंगे तो वो कहेंगे सर लूणी नदी क्या है? मैं राजस्थान से हूं तो लूणी नदी के बारे में जानकारी है। लूणी नदी है वो निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, जो 8 जिलों में बहती हुई कच्छ के रण गुजरात में जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। और इसमें काफी सहायक नदियां भी मिलती है, और ये कच्छ के रण नदी में जो क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और एक इसमें बात करें तो लूणी नदी का जो मैदान होगा, मैदानी क्षेत्र होगा जिसमें मिट्टी वगैरह आती है, तो उसे रेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल कहते हैं, रेला कहते हैं, और नेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेड़ा भी कहते हैं और नेड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। नेड़ या नेहड़ भी कहते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रमुख शब्दावलियां हैं जो स्थानीय राजस्थान की भाषा में, राजस्थानी भाषा में इसे कई जगह अलग अलग स्थानीय अलग अलग भाषाओं में इसे कहा जाता है। और इसके अलावा देखिएगा जो विलीन हो जाती है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर सांबर और डींडवाना इस मैदान की प्रमुख जिले हैं, ठीक है ना। इस मैदान की प्रमुख जिले हैं सांबर, डींडवाना, और मैदान की प्रमुख जिले हैं जो सांबर और डींडवाना है। यानी कि इस मैदान में प्रमुख 2 जिले कौन कौन सी आ जाती है? सांबर और डींडवाना। देखिएगा ये जिले नमक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुबह सुबह कई व्यक्ति नमक निकालते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप नमकीन जिले भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, नमक निकालते हुए मिलते हैं। सुबह सुबह के समय में आप आओ तो यहाँ से
हालांकि सांभर के अंदर तो ट्रेनें तक आती है, इसमें से ट्रेनें भी भरती है काफी हद तक तो देखा जाए। और देखिएगा भारत की सबसे बड़ी अंत जो स्थली है वो नमकीन झीलें यही है, ठीक है ना। सांभर झील है वो भारत की सबसे बड़ी अंत स्थली झील है, ठीक है ना। इसमें से भारत के अंदर ही बाहर का कोई पानी नहीं आता है, समुद्री जल कभी नहीं आता है। हालांकि बाकी जो जल स्थापित जो इस प्रकार का भारत का जो समुद्री तट है काफी जो है वो तट के किनारे पर नमकीन कारखाने लगा चुके हैं, ठीक है ना, नमकीन के कारखाने लगाए हुए हैं। अब अगर आगे की श्रेणी में जाए तो वो आता है अपना पूर्व का मैदान, यानी कि अपन पश्चिम के मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि अपन पश्चिम के मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा एक बार पुनः मैं आपके साथ में रिवाइज करूंगा। पहला पश्चिम के मैदान में पहला सिंधु नदी, दूसरा जो पंजाब व हरियाणा का मैदान, और तीसरा राजस्थान का मैदान। अब देखिएगा, और इसके अलावा बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रसना दोआब और चाज दोआब और सिंध सागर दोआब, ये 5 दोआब याद रखिएगा, अपने आप आपको याद रह जाएगी। और इसके अलावा मुख्य रूप से जो अपना पंजाब और हरियाणा का मैदान है उसके अंदर एक ही चीज याद रखनी है, खादर और बागर, और 2-3 नदियां हैं जो सतलज, व्यास और रावी नदियां, ये 2 नाम याद रखने हैं, और इसे स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं, ठीक है ना। और राजस्थान के मैदान की बात करें तो राजस्थान का जो मैदान है वो अरावली के पश्चिम से लेकर उत्तर भारत के जो अरावली के पश्चिम से लेकर के पश्चिमी अरावली से लेकर के पश्चिम का जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहां तक है। इसकी प्रमुख नदी लूणी है, जिसे स्थानीय भाषा में इस मिट्टी से बने हुए मैदान है इसे स्थानीय भाषा में रेल, रेला, नेड़, नेड़ा या फिर नेहड़ कहते हैं। और इसकी प्रमुख 2 झीलें हैं वो है सांबर और डीडवाना। इसके अलावा सांबर है वो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, ठीक है ना। और अगला अपन पढ़ेंगे वो है पूर्वी मैदान। क्या है? पूर्वी मैदान। अब देखिएगा पूर्वी मैदान के बारे में, ये अपना दूसरा पॉइंट है। क्या है? दूसरा मैदान है। पहला मैदान तो पश्चिमी मैदान था और ये दूसरा मैदान है पूर्वी मैदान। अब ये पूर्वी मैदान है कौन सा? जो अपन ने पढ़ा था सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये प्रमुख मैदानों के 2 उपभाग थे, तो 2 उपभागों में ये उपभाग है। अब देखिएगा पूर्वी के मैदान की बात करें तो पूर्वी के मैदान में अपन ने 2 मैदान लिए थे, एक तो लिया था गंगा का मैदान और एक लिया था ब्रह्मपुत्र का। तो सबसे पहले अपन कौन से पढ़ेंगे? गंगा का मैदान पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? गंगा का मैदान। अब देखिएगा गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा के मैदान की अगर बात करें तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में है, ठीक है ना। इसका विस्तार कहां पर है? इसका विस्तार यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। ये तो इसके 3 विस्तार राज्य हो गए, यानी कि इसके अंदर विस्तारित राज्य हो गए। दूसरी इसकी विशेषता है ये गहराई वाला है। इसकी गहराई क्या है? गहराई अधिक है, यानी कि इस मैदान की क्या है? गहरा अधिक है, यानी कि इसका काफी सारा तो जो मिट्टियां हैं वो कहां ले चली गई? जो गंगा है नदी कहां ले गई? खाड़ी में ले गई, सागर में ले गई। और गंगा के मैदान का जो धरातल का विस्तार है वो 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। गंगा के मैदान का जो धरातल है वो 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है बागर और एक है खादर। एक है बागर, एक है खादर, इस प्रकार से। तो एक बार मैं पुनः पूरे को साफ करना चाहूंगा क्योंकि खादर और बागर समझा रहा हूं। अब देखिएगा खादर और बागर, आशा करता हूं आपको ये सतलज और ब्रह्मपुत्र का गंगा का मैदान है वो समझ में आ रहा होगा। राजस्थान का विस्तार भारत का जो पूर्ण विस्तार पढ़ रहे हैं, सबसे पहला है वो अपना क्या रहता है? बागर पढ़ेंगे अपन कि बागर क्या है। बागर क्या है? अब देखिएगा ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है। सबसे पहली बात है ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है या निर्मित होते हैं, जो भी आप कहें, निर्मित मैदान है। और देखिएगा दूसरी इसकी विशेषता है ये खादर की तुलना में क्या है? ऊंचे हैं। यह खादर की तुलना में अधिक ऊंचे हैं,
अधिक ऊंचे हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की मिट्टी विट्टी नहीं है, ठीक है ना। ये मिट्टी जमी हुई है, केवल जमी हुई है, पुरानी तलों में जमी हुई है, ठीक है ना। और इस प्रदेश में आप अगर बात करें तो बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। यहाँ पर है वो बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ नहीं पहुंचता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। यानी कि इसमें बाढ़ के पानी की बात करें तो वो बिल्कुल ही ना के बराबर नहीं है, लेकिन सामान्यतः नहीं पहुंचता है। कई बार तो ऐसे हो जाते हैं, इसके अपवाद भी है, कई जगह पहुंच चुके हैं। यानी कि और अधिकतम ऊंचाई पर होने के कारण इसके जो भूमि है वो नमक सफेद परत से जम जाती है, जिसे रेह या कलर कहते हैं। देखिएगा, इसके अलावा बागर की अगर बात करें तो बागर का जो मैदान है उसमें मुख्यतः रूप से ये अधिक ऊंचे जमे हुए हैं, यानी कि अधिक ऊंचे होने के कारण इस पर नमक जम जाता है। क्या जम जाता है? नमक की परत जम जाती है, अब देखिएगा इसके अंदर अगर नमक की परत जम जाती है तो इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? कलर कहते हैं, कलर, या फिर इसे कलर व रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से एक आपको हो सकता है। अब देखिएगा, बागर को दो भागों में विभक्त किया जाता है, बागर को दो भागों में विभक्त किया जाता है। अब देखिएगा क्या क्या रहेगा। मुख्य रूप से अगर खादर और बागर की बात करें तो ये काफी बड़े टॉपिक रहते हैं। हालांकि एक भौतिक यानी कि फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो ये काफी बड़े टॉपिक है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शायद भूगोल की दृष्टि से बहुत विस्तृत टॉपिक है, जिसे अपन पढ़ने में एक दिन खराब कर सकते हैं, पूरा एक दिन खराब कर सकते हैं, क्योंकि इसका विस्तार भी पढ़ना पड़ता है, किस नदियों में है, कौन सी नदियों में है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये भी हो जाता है। तो देखिएगा, वैसे मैं आपको शॉर्ट के रूप में दिखा देता हूं कि कौन कौन से हैं। इसे प्रमुख दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है बासिंद मैदान, क्या होता है? बासिंद का मैदान, और एक है इसका भूर, ठीक है ना। इसका एक आता है वो है बासिंद का मैदान। अब देखिएगा, ये मैदान बहुत ही पुराना मैदान है जो गंगा का है, बस इतना सा इसमें याद रखिएगा। बंगाल के डेल्टाई के मध्य जो क्षेत्रों के, बंगाल का जो डेल्टा बनता जा रहा है धीरे धीरे, वो इसका एक उदाहरण है। यानी कि बंगाल का जो डेल्टा बनता जा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तृत होता जा रहा है, वो इसका महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। और वास्तविक रूप से ये गंगा का प्राचीनतम डेल्टा है, ठीक है ना। गंगा का जो डेल्टाई बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा का मतलब क्या होता है? नदी का इस प्रकार से आना, यहाँ पर कंकड़ पत्थर स्पष्ट इकट्ठे हुए, इस प्रकार से नदी आई ढलान से, और यहाँ ढलान ज्यादा होती तो यहाँ से जो कंकड़ पत्थर लाई वो यहाँ पर इकट्ठे कर गए, जो भी है रेत मिट्टी जो भी यहाँ इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में यहाँ फिर ये कंकड़ पत्थर दो वजह से इकट्ठे होते हैं। या तो यहाँ पर क्या था? गड्ढा होता है, आपने देखा होगा कई बार नहर का जो पानी निकलता है या नदी का जो पानी निकलता है, अगर आगे कोई खड्डा है, यहाँ कोई खड्डा है, तो खड्डा जहां पर भी होगा वो नदी का पानी इस प्रकार से गिरेगा, ठीक है ना। गिरेगा तो यहाँ पर जो खड्डा था इसमें पानी गिरा, और बाद में ये पानी क्या हो जाता है? वापस ऊपर उठ के आगे जाएगा। तो यहाँ पर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? मिट्टी जम जाती है, क्योंकि मिट्टी एक बार यहाँ